నమస్తే, నేను సౌజన్య. వెల్కమ్ టు ఇన్నర్వ్యూ. ఇవాల్టి మన ఇన్నర్వ్యూ గెస్ట్ 5-time MP, MIM ప్రెసిడెంట్ బ్యారిస్టర్ असदुद्दीन ओवैसी. असद जी नमस्ते. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. कैसे हैं असद जी? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा. क्या चल रहा है बिहार का, स्पेशली बिहार में जो चुनाव चल रहा है, फर्स्ट फेज़ के लिए नॉमिनेशंस का डेट भी हो गया. अब सेकंड फेज़ का भी हो जाएगा 20th के दिन. तो हम लोग तो वहाँ पे एक 3 पार्टी अलायंस बनाए हैं. एक स्वामी प्रसाद मौर्य साहब यूपी के मिनिस्टर हैं, थे, बड़े बड़े लीडर हैं. फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी और MIM पार्टी, तीनों मिलके हम लोग बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे. तो ये आइडिया क्यों आया, मतलब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस? तो मिलके लड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि ये तीनों समाज जो है, चाहे दलित समाज हो, बैकवर्ड क्लासेस हो और फिर माइनॉरिटीज़ हो, तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से ही डेवलपमेंट हो सकता है, इनजस्टिस को हम रोक सकते. और पॉलिटिकल पावर इम्पॉर्टेंट है मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए. तो उनका हर चीज़ उनको डेवलपमेंट के लिए, उनके डिग्निटी के लिए. तो हमारी भी लड़ाई एक ही है, उन पार्टीज़ की लड़ाई एक ही है. तो हम लोग बोले सब मिल के लड़ेंगे, तो डिसाइड हुआ ये. एक थर्ड फोर्स का वहाँ होना NDA के लिए एडवांटेजेस नहीं होगा सर? अब ये आर्गुमेंट में दम नहीं रहा, क्योंकि इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम तो पहले से ऑफ़र दिए थे RJD को, और जितने इंडिया अलायंस में पार्टीज़ थे उन तमाम लीडर्स को, RJD के लालू प्रसाद यादव को हमने लेटर लिखा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कि हमको आप अपने साथ ले लीजिए, हमको अलायंस कर लीजिए हमसे. फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल-इमान साहब ने ये भी कहा कि हमको 6 सीट दो आप. हम लास्ट टाइम 5 जीते थे, 6 सीट दे दीजिए, और अगर आप पावर में आते तो मिनिस्टर मत बनाइए. और सीमांचल जो सबसे बैकवर्ड एरिया है पूरे इंडिया का, वहाँ पर आप हैदराबाद कर्नाटका में जो आर्टिकल 371 के तहत जो डेवलपमेंट काउंसिल बनाए वो बनाइए. अब इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? तो अब वो तैयार नहीं थे, तो हमको लगा कि ठीक है, जब तैयार नहीं है तो हमको तो अपनी पॉलिटिक्स करना है, इलेक्शन लड़ना है. तो लाइक माइंडेड पार्टी से हम लोग अलायंस किए. तो जा रहे हैं आप कैंपेन के लिए? जाके आया हूँ, फिर जाऊँगा. अभी 20th के बाद जाऊँगा, वहाँ पर कैंपेन करूँगा. आप मतलब क्या रहेगा आपका कैंपेन कि NDA है उसको उतार दो, मतलब पावर से निकाल दो रहेगा, या इंडिया ब्लॉक एंड NDA दोनों के खिलाफ? इलेक्शन जब आप और हम लड़ते हैं तो हमारे को जीतना है. अब मैं पिक एंड चूज़ तो नहीं कर सकता. आई वांट टू विन, मेरे पार्टी का कैंडिडेट जीतना चाहिए, तो मेरे को दोनों को हराने का है. जो भी मेरे हिसाब में अपोनेंट रहेगा, पॉलिटिकल कैंडिडेट रहेगा, उसको हराने का है. ये मैं सोच के नहीं जा सकता हूँ कि नहीं वो जीत गया तो ठीक है, मैं हार गया तो ठीक है. ऐसा नहीं. हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, और जो भी कैंडिडेट सामने रहेगा उसको हमारे को हराना है, डिफीट करना है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना है, वो हम कोशिश करेंगे. ये पिक एंड चूज़ तो नहीं कर सकते. पिक एंड चूज़ करने का टाइम था, जो इंडिया अलायंस RJD ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. तो अब हमको लड़ना है, हमारे कैंडिडेट को कामयाब करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. जितने हमारे अलायंस के कैंडिडेट्स रहेंगे हम सबको कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे. क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको बिहार में? अभी आप 2 बार जाके आए हैं, तो व्हाट विल बी द मेन? हमारा जो पॉलिटिकल बिहार में जर्नी का या सफ़र का आगाज़ था वो सीमांचल से था. तो सीमांचल का डेवलपमेंट, सीमांचल से जस्टिस, सीमांचल में जो माइग्रेशन होता यंग बच्चों का, चाहे वो मुंबई चले जाते, दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, या फिर पंजाब के खेतों में जाके काम करते, उसको रोकना. और जब कभी भी मानसून सीज़न में फ्लड्स आते, लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड कट जाती. फिर वहाँ पर किसानों को जो उनकी फसल होती उसका प्राइस भी नहीं मिलता. वहाँ पे चाय उगती, पाइनएप्पल है, मेज़ है, राइस है, मगर उनका प्राइस नहीं मिलता. तो ये सब, और फिर ऊपर से करप्शन बहुत आम हो गया नीतीश कुमार के 20 इयर्स में, मिसगवर्नेंस है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं. और फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाएंगे तो अलग अलग रहेगा. वोट चोरी के बारे में इंडिया ब्लॉक बहुत बोल रहा है, और वो लोग फ्रीबीज दे के
लोगों को, बिकॉज अभी रिसेंटली women got 10,000 पर ईच इन देयर अकाउंट्स, तो ये जो मेन चीज़ें देखते हुए आपको क्या लग रहा है, मतलब कितना असर, नहीं, ये इम्पैक्ट कितना देखिए रहेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार के इलेक्शन को देखते हुए बिहार स्टेट के लेडीज़ को पैसे दे रहे हैं, तो तेलंगाना के लेडीज़ क्या जुर्म करे, हिमाचल प्रदेश के, दूसरे इंडिया के सब स्टेट्स हैं ना, तो वहाँ पर क्यों नहीं दे रहे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तो पूरे कंट्री का पैसा है। और सवाल ये है कि 20 इयर्स के गवर्नेंस के बाद आज उनको पैसे देना पड़ रहा। ये इस शोज़ के बताता ही है कि आपका गवर्नेंस फेलियर था, आपका मॉडल फेलियर था। 20 साल के बाद आप दे रहे, आज आप 20 साल से आप क्या कर रहे थे फिर आप? तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बिहार की बात हो गई, अब तेलंगाना की बात करते हैं। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन, जनरली एक सेगमेंट का बाई इलेक्शन के लिए इतना ज़्यादा मतलब इतना एक्सपेक्टेशंस या इतना नहीं देखते हम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हाई टेंशन वाला बाईपोल लग रहा है। आपको क्या लगता है जुबली हिल्स बाई इलेक्शन को लेके? विल इट बी अ ट्रायंगुलर फाइट और विल इट बी अ बाईपोलर फाइट? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? नहीं, आप सही बोले कि एक बाई इलेक्शन है, इससे ना तो गवर्नमेंट गिरने वाली है ना गवर्नमेंट बढ़ने वाला है। उनके पास मेजॉरिटी है, 3 साल और पावर में रहेंगे। अब नेक्स्ट 28 में इलेक्शंस होगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बाई इलेक्शन नहीं होता था अगर बीआरएस की लीडरशिप उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं देती। उस वक्त सबको मालूम था कि वो कैंडिडेट जो आज दुनिया में नहीं है, उन बीमार थे, सीवियरली इल थे, उन्होंने कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे, यानी बात कर रहे तो उनका सांस चढ़ता था, तो उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिक्स हम सबको करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी के हेल्थ के ऊपर, तो वो बहुत बड़ी गलती करे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10 साल बीआरएस पार्टी पावर में थी, 10 साल सीएम था और इनका एमएलए था। अब तो नियरली 12 ईयर्स समझिए, मगर पावर में तो 10 ईयर्स थे। आज आप जाके देखिए जुबली हिल्स में कई स्लम्स है, बहुत ज़्यादा स्लम्स है, नाम से समझते लोग ऐसा है, स्लम्स है। डेवलपमेंट नाम कोई चीज़ नहीं है। सीवरेज लाइन आपको दिखेगा वहाँ पे ओवरफ्लो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश आई एक परेशानी, आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं है, स्कूल्स बराबर नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स बस्ती दवाखाने बराबर नहीं है। तो भाई 10 इयर्स का इन्होंने क्या फ़ायदा उठाया? और सच्चाई ये है कि 10 इयर्स में वहाँ पर अनसोशल एलिमेंट्स को, जो सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गए थे, उनको प्रमोट किए वहाँ पर। खुद टीआरएस के कई लीडर्स पे इतना प्रेशर डाले, वो छोड़ के चले गए। तो हम एमआईएम पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, और हमारा 3,98,000 वोटर्स से अपील है कि आप डेवलपमेंट के नाम पे, जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि 3 साल है, दीजिए ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप हो सके। ये जो सिविक कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ है और इससे हल कर सकते। लास्ट बात यह है कि बीआरएस ने लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज था 37%, पार्लियामेंट इलेक्शन विद इन 5 मंथ्स जो है 15% पे आ गया। यही तो हम बोल रहे कि इनका वोट नहीं है आज इनके पास, इनका वोट चला गया बीजेपी के पास। तो बीजेपी को अगर आप रोकना चाह रहे जुबली हिल में, तो आपको बीजेपी को हराने के लिए आप बीआरएस को ऑप्शन नहीं है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, आप 23 में तो बीआरएस सपोर्ट करते, बिल्कुल सही है, दैट इज़ अ फैक्ट। और क्यों सपोर्ट कर रहे थे? हम इस उम्मीद पे कर रहे थे कि उन्होंने कम्युनलिज्म फाशिस्ट फोर्सेस को रोकेंगे। मगर आप देखिए, मैं आपका नहीं, ये चार्ट है मेरे पास एमपी इलेक्शन का, मुशीराबाद बीआरएस कैंडिडेट, वहाँ पे बीजेपी को मिले 77,000 वोट्स। पद्माराव साहब हमारे दोस्त है, 21,000 वोट मिले खाली उनको। आपका एमएलए है। फिर आप अंबरपेट बीआरएस एमएलए, बीजेपी को मिले 83,000 और बीआरएस को 17,000 वोट। हाँ, फिर आप आ जाइए जुबली हिल्स, 64,000 बीजेपी को मिले और बीआरएस को खाली 18,000। 64 बीजेपी को 64,000, बीआरएस को 18,000। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही वहाँ पे कांग्रेस को लीड मिला, दानम नागेंद्र थे। एक था 89,000 डिफीट करे
कांग्रेस कैंडिडेट जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को 64 मिले, टीआरएस को 18,000। तो ये इतना वोट कैसा ट्रांसफ़र होगा बीजेपी को? बीआरएस वाले जवाब देना। फिर आप आ जाइए सनत नगर, श्रीनिवास यादव साहब हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने बीजेपी को 66,000, बीआरएस 21,000। फिर आप सिकंदराबाद में देख लीजिए, जहाँ से खुद पद्माराव कैंडिडेट एमएलए है, 62,000 बीजेपी को, इनको 28,000। नामपल्ली में आप देखो, नामपल्ली में बीजेपी 40,000, एमआईएम के लोग वहाँ डाले वोट, वहाँ 1,03,000 और बीआरएस को 5,500। चिवड़ला देख लो आप, जो जीते थे पूरा। तो आज बीआरएस के पास वोट नहीं है, बीआरएस का वोट कंप्लीटली बीजेपी में चला गया। तो ये हम बता रहे कि ये बाई इलेक्शन है नंबर 1 जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के लिए। हम तो अपील करेंगे। कल मैं नवीन यादव से ही मुलाकात हुई थी, उनसे हमें बोला कि भाई आप पूरे सब कुछ साथ लेके चलो। आप वो एक्सीडेंटली मिले थे आप या? मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के निकल रहा था, वो करीब में उनका ऑफिस है, नमाज पढ़ निकले तो हमारे सब लोग आगे, मैं बाहर गाड़ी में हूँ, मैं वो सामने आ गए, उनको मालूम हुआ तो आके मेरे से मिले। मैं बोला आपको, उनको बोला कि विश यू ऑल द बेस्ट, आप पूरे सबके लिए काम करो, चाहे अपर कास्ट हो, माइनॉरिटी मुस्लिम्स हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास, सबको ले काम करो और डेवलपमेंट करो जुबली हिल्स का। बहुत आने आप जाके देखेंगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। इसके बारे में क्वेश्चन है असद जी, यू वर विथ बीआरएस जब वो पावर में थे, बिल्कुल। तो ये जो मुद्दे आप बोल रहे हैं, चाहे सीवेज का हो, चाहे रोड्स का हो, कुछ भी हो, आपने कभी उनके नोटिस में लाने की कोशिश बहुत नहीं बार की? बोले, दबाव नहीं डाला उन पे? बहुत बार बोले। आप किसी को आरटीआई एप्लीकेशन डालो बोलिए, बहुत बार बोले। ये गवर्नमेंट आने के बाद आप पहले तो इनके एमएलए बहुत रोकते थे काम को, एमआईएम क्यों आ रहे, तो हम बोले हमारा एमएलसी है, एमएलसी का तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होता ना मैडम, एमएलसी के बजट से देख कराए, थोड़े काम कराए, डेवलपमेंट का काम नहीं करते थे। अच्छा, हम लोग डेवलपमेंट का काम सैंक्शन करा के, मेरे लेटर पे सैंक्शन हुआ, नहीं प्रोटोकॉल है मेरा, मैं से इनॉग्रेशन करना, हम बोले कर लो आप, हमें कोई इशू नहीं है, मगर क्रेडिट तो पब्लिक को मालूम होगा। अभी लास्ट 3 महीने पहले गवर्नमेंट से हम सैंक्शन लिए हमारे दोनों वार्ड्स में, शेखपेट और जुबली हिल में। आप वेरीफाई करा लीजिए, 9 करोड़ 80 लाख के वर्क्स अभी शेखपेट वार्ड में चल रहे, नियरली सम 10 करोड़ आपके एरागढ़ा वार्ड में चल रहे। ये लोग क्या किए भाई? आप पावर में थे ना, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करें? अपोजिशन बोलेगा कि बाईपोल है इसीलिए नहीं, वर्स नहीं है। देखिए 10 इयर्स का तो आपको रिकॉर्ड देना है। रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, वो लेट एमएलए साहब, व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी? आप पावर में थे, आपका सीएम था, आज आप आके नहीं बोल सकते सेंटिमेंट 3,98,000 वोटर्स का सेंटिमेंट है कि हमारा डेवलपमेंट होना, तो वो उनके पास है ही नहीं, आप बता ही नहीं सक रहे। तो अगर बाई इलेक्शन है तो उसमें आप 10 साल में क्या करें बताओ? आप कभी कैमरा लेके जाइए, आप खुद देख के आप मालूम होगा कि क्या हो रहा वहाँ पे, कितना बुरा हाल है वहाँ पे। तो 10 साल का बीआरएस गवर्नमेंट ने पूरा हैवक मचाया, कुछ नहीं किया। एस्टरडे या आपने नहीं, हैवक बिल्कुल हैवक मचाया। उन्हीं आप जितने बीआरएस के लीडर्स हैं वो बेचारे कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के चले गए। मैं किसी का नाम लेके उनको और एम्बैरस करना नहीं चाह रहा हूँ, पर इंपॉर्टेंट लीडर्स पूरे चले गए। और जो उनको दबाए, प्रेशर करे, आप फिर उनको ही कैंडिडेट बना रहे हैं। आप समझिए बात को। तो ये तो हुआ है वहाँ पे। और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए। अब बीआरएस अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ये कर रही है। एक तो आप बीजेपी को आपका वोट चला गया, जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है फ्यूचर में। दूसरा ये कि बीआरएस जो पॉलिटिक्स कर रही वो ठीक नहीं कर रही। जो वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, एक कास्ट में जाके एक बात बोल रहे, एक जगह बोल रहे, वो उनको बैकफायर करने वाला है। जैसे आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेके तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मतलब आप जब कंटेस्ट करते हैं तो बोलते हैं बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए एमआईएम कंटेस्ट क्या करेगा बोलो आप? नहीं करते हैं तो कांग्रेस को फायदा करने के लिए। वाई मतलब एमआईएम के बारे में बार बार ऐसी चर्चा क्यों होती है? नहीं, अब इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो बोले आप जैसे आप शुरू में आप मेरे से पूछे, आप जीडी अलायंस बिहार में मना है उसका फ़ायदा, तो अब नहीं लड़े तो फिर क्यों नहीं लड़े? तो पार्टी का पॉलिसी है, पॉलिसी अपने पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है हमारी, हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। यकीनन जब 28 का असेंबली इलेक्शन आएगा हो सकता है हमारा डिसीजन दूसरा हो, मगर ये तो बाई इलेक्शन है
और हम ये चाह रहे कि ये जुबली हिल्स की वोटर्स को, वहाँ के रेजिडेंट्स को एक डेवलपमेंट मिले, उनको काम कराए। गवर्नमेंट है, इनसे करा लो काम आप। असद जी, जैसे आपकी बातों में आपने कहा बीजेपी को यदि रोकना है जुबली हिल्स में आने से तो बीआरएस को वोट मत डालो। बीजेपी इज अपोजिंग द सेम नैरेटिव। यदि एमआईएम को रोकना है तो कांग्रेस को एमआईएम कहाँ है? एमआईएम है तो बोलो ना। नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के लिए नहीं, सवाल देखिए, ऐसा हम बोले नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए आप करिए। आप खुद देख लीजिए, जो वोट है, ये तो इलेक्शन कमीशन का शीट है, झूठ तो नहीं बोल सकता ये। कैसा बीआरएस का वोट ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे। जुबली हिल्स में देखिए आप, 64,000 बीजेपी को मिलते, 89,000 कांग्रेस कैंडिडेट को मिलते और 18,000 खाली पद्मा राव को। 18,000 असेंबली में क्या मिले थे, अब यहाँ कैसा इतना। तो हर जगह पे बीआरएस का वोट बहुत बुरी तरह गिर गया। ये एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर रहे, हमारा वोट है, हमारा वैसा है, नहीं है। और ईमानदारी की बात यह है कि अगर एमआईएम सपोर्ट नहीं करती बीआरएस को तो जीएचएम से सराउंडिंग एरिया में कांग्रेस का क्या, इतने 1 या 2 एमएलए जीते, कैसा जीतते वो लोग? हम सपोर्ट कर रहे बोले जीते उन्होंने। पार्लियामेंट इलेक्शन में ये लोग बिल्कुल ठंडे पड़ गए। जैसा असेंबली इलेक्शन में जो वॉइस ऑफ फॉरेस्ट लड़ रहे थे बीजेपी से, बिल्कुल ठंडे पड़ गए, बिल्कुल ही सरेंडर हो गए। और उससे क्या हुआ कि आप चिवड़ला की पार्लियामेंट सीट हार गए। अच्छा, उनका बिहार से कैंडिडेट कई जगह पे 4 दिन पहले ही गायब हो गए, उन्होंने दिख रहे ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंसी में। सिकंदराबाद में आप अच्छा कैंडिडेट था पद्मा राव, अब वोट आपका किधर गया? वोट आपका बोलिए। करीमनगर आप देखो, हाँ अच्छा हुआ याद दिला है, करीमनगर में सिरसिल्ला में बीजेपी को 72,000 वोट मिले और विनोद साहब को 65, वहाँ भी सीट हार गए आप। करीमनगर टाउन उनका एमएलए है, 1,23,000 बीजेपी को, हमारे दोस्त विनोद साहब को 29,000। ये इसका मैं क्या करूं? ये तो आपका वोट गिर गया ना। अच्छा, हुजूराबाद 73,000, 50,000 बीआरएस कैंडिडेट को। कैसा हो रहा है ये? इसका कोई कोर्स करेक्शन नहीं है उनके पास। एक बार जब किसी पार्टी का वोट डिप हो जाता तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। फॉर मी, मेरे लिए, हमारे को तो बीजेपी एक चैलेंज बन जा रहा सामने, हम उसको देखेंगे ना। अब ये बीआरएस के लोग, अरे आप तो लास्ट टाइम हमारे को सपोर्ट करे, भाई क्यों सपोर्ट करे तुम्हारे को? और तुम हमारे को क्या करे? हमारे जैसे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, बोल बोल के थक गए अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे एमएलए के, भाई एक मेट्रो लाइन का काम रुका हुआ है फ्रॉम जुबली बस स्टैंड टू फलकनुमा, नहीं करे। रेवंत रेड्डी का ओपनली अपोज करे, मैंने ओपनली। बाद में उनको मिले, उन जनता पब्लिक का वर्डिक्ट था, मुलाकात हुई, रेवंत रेड्डी पूछे क्या करना डेवलपमेंट का, बोला ये करो भाई, हमारे को आप मेट्रो का एक लाइन बचा हुआ है, आके फाउंडेशन से डाले। आप जाके देखिए, अभी डेमोलिशन हो रहा, एक्विजिशन हो रहा। फिर मिरालम के ऊपर एक ब्रिज आ रहा, उसका जियो इशू हो गया। रोड वाइडनिंग याखुदपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और बहादुरपुरा में हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 290 करोड़ का सीवरेज लाइन है। ये तो कर ही नहीं है ना इन्हों, हम तो दिल खोल के सपोर्ट करें। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है रूलिंग पार्टी से अलाइन होके रहने का, कि आपका काम हो सके? नहीं, देखिए एक तो एक है, नंबर 1 ये होना कि कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस मजबूत नहीं होना। अब थोड़ा पीछे जाएंगे अपन, तेलंगाना क्रिएशन को हम क्यों अपोज करें? मैं आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट दे सकता हूं जो हम प्रणब मुखर्जी कमेटी को दिए, जयराम रमेश कमेटी को दिए, और एक जज साहब श्री कृष्ण, उसमें हम ये पॉइंट लिखे थे, आप तेलंगाना को क्रिएट करेंगे तो पॉलिटिकली फ़ायदा कम्युनल फोर्सेस को होगा। यहाँ पे टीआरएस को क्यों सपोर्ट करें? जब टीआरएस था कि चलो भाई अब हम बीजेपी को यहाँ पे मजबूत होने नहीं देने का है, मगर आप ही इतना कमज़ोर हो गए कि एक एमपी नहीं जीतता आपका। भाई मेदक तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, नॉर्दर्न तेलंगाना आपका तो फोर्थ था, वही ब्रीच हो गया, बीजेपी 8 जीत गई। तो मेरे लिए तो मेन प्रॉब्लम आइडियोलॉजिकली तो बीजेपी है। आप पूरे देश में देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बीजेपी के जहाँ पार्टीज पावर में है।
तो इसीलिए हम बोल रहे ये बाई इलेक्शन ज़रूर है, बट आप इसको ये पॉइंट भी देखो, बीआरएस का वोट नहीं रहा उनके पास। तो आपको क्या लगता है कंप्लीट तेलंगाना में बीआरएस इरेलेवेंट हो गया? नहीं, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट तो देना बहुत जल्दी होगा, बट इतना वोट डिप जो हुआ है 37 से 15%, it is a cause of concern. As a student of politics, as a member of parliament, as a member of MIM party, and more over and above that, as a person, everyone who opposes the communalism, जो कम्युनलिज्म को, फ़िरका परस्ती को ओपनली अपोज करते, उनके लिए, सबके लिए ये अकेला मेरा कंसर्न नहीं है। सब मेरे को आके कई लोग हिंदूज, मुस्लिम्स जो सेकुलर है, अरे क्या हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन सब शॉक में थे, अरे टीआरएस एक सीट नहीं जीत सका। और मैं उस वक्त, आप मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं अपने स्टेटमेंट में बोला कि अब गाड़ी में बैठना नहीं है, बीजेपी को रोको। अब है, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग ये फील कर रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी बस एमर्ज हो रही है। बल्कि आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया होगा। स्टीयरिंग का नहीं, हमको ये फील हो रहा था कि टीआरएस लड़ रही नहीं थी इलेक्शन, कंप्लीटली गिव अप कर दिए थे। वो गिव अप करे क्या करे, इट इज डिफरेंट थिंग, बट हमारे को जो अप्रीहेंशन था, अनफॉर्चुनेटली वो सही निकला। केटीआर का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने कहा एमआईएम जो भी रूलिंग पार्टी रहती है उससे अलाइन होकर रहते हैं, अगली बार हम जब आएंगे पावर में तब बताएंगे उनको। अब बता दो ना भाई, आप क्या बताते हमारे को, क्या बताते आपको तो वार्निंग सिग्नल था जीएचएमसी इलेक्शन, ये 10,000 रुपये दिए थे, याद होगा आपको, वार्निंग सिग्नल था। हम बोले देखो तुम लोग, हम डिप्टी मेयर लोग बोले नहीं लिया मैं, और उन्होंने भूल रहे हम लोग लड़के यहाँ तक आए। आप लड़ना चाह रहे हमसे, हम तैयार हैं, दिखाना नहीं दिखाना। तेलंगाना एजिटेशन में पूरा सिटी बंद होता था, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी खुला रहता था, तो ये इस तरह की बात नहीं करना। उन्होंने मैम देखे सो हैं, पुलिस के लाठियाँ मैं खाया, जेल को गया, मेरी गाड़ी में गोलियाँ चले, और उन्होंने दिखाएंगे बोल रहे। अरे आपकी बहन को तो जाके बात करो, पहले उनसे बात कर लो पहले। आप सारी दुनिया में जाके बोल रहे, और किरण कुमार रेड्डी को अपोज करें हम, किरण कुमार रेड्डी को अपोज करें, उन्होंने जो भी करना है करे, कुछ नहीं हुआ हमारे को। एनटी रामाराव को अपोज करें, हम लड़े उनसे। फिर आपके उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एन जनार्दन रेड्डी का अपोज करें। उससे पहले चले हो आप कासू ब्रह्मान रेड्डी, जलंगम वेंगलराव, अच्छे ताल्लुकात थे हमारे उनसे, जितने हम तो लड़ने वाले हैं। आप लड़ना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है ना, तो अगर उन्होंने ऐसा दिखाएं, क्या दिखाते, पहले आप ये बताओ कि आपका वोट कैसा गिर गया बीजेपी को, वो देख लो। आप ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम वो है। सर, कमिंग टू हैदराबाद, बहुत सालों से आप हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हैदराबाद डेवलपमेंट की बात जब होती है, योर मेन स्टेटमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो वो कितना हो रहा है, कितना और होना है? वे डू हैदराबाद स्टैंड टुडे? नहीं मैडम, हैदराबाद में डेवलपमेंट और होना, और क्या है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बनते जा रहा है। इसीलिए हमको, आप देखेंगे मुर्गी नाले का काम सबसे ज़्यादा कहीं पर हुआ तो हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, उसको और आगे लेके जाने का है। सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। रोड वाइडनिंग और मेट्रो का तो खैर काम चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो सिविक कम्युनिटीज़ के लिए तो हैदराबाद में करना ज़रूरी है। ये तो डेवलपमेंट तो सबका है, इसमें कोई रिलीजन नहीं है, सब कुछ होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो ये और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मसला है, बसेस और होना हमारे को, कॉलेजेस होना बच्चों के लिए। ठीक है, सीएम जाके वुमेन कॉलेज का नया बिल्डिंग का इनॉग्रेट करे हैं, हमको और टेम्बरिस के स्कूल्स और कॉलेजेस होना, ये है। और फिर हैदराबाद का जो पीस है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, तो हमारे पास तेलंगाना के लिए हैदराबाद एंड सराउंडिंग एरिया ही है, तो उसको अच्छा रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए कोशिश करना है। वाई ओनली हैदराबाद? असद जी से यदि ये पूछा जाए, इतना स्पेशल फोकस क्यों है हैदराबाद? बिकॉज यू हैव बीन कंटेस्टिंग, मतलब बिहार, महाराष्ट्र जैसे भी। नहीं, हैदराबाद, मैं यहाँ का एमपी हूँ, तो मेरे को पार्टी का, मेरा यहाँ पे एमएलएज है, तो मेरे को जवाब देइए उनको, वो काम करना है। आप देखिए दारुसलाम बैठे हुए, कितने लोग आके, हम लोग कोई दरवाज़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सब आता कौन है क्या हमारे नहीं मालूम, काम करते, सबका काम करके जाते। वो सिस्टम कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, तो हमको अब हमारी जिम्मेदारी है, हमको काम करना है।
नहीं, एक हैदराबाद पार्टी बोल के एक टैग नहीं आ गया MIM को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे आप जाइए भैंसा में 4 या 5 मरतबा चेयरमैन जाबिर साहब बने, हमारे सीनियर पार्टी लीडर है। निज़ामाबाद में हम लोग TRS से बड़े कॉर्पोरेट जीते हम लोग, तब भी उनको बोले तुम्हारा मेयर बना लो। जब इनको KTR की याद नहीं आया, देखते बोल रहे जब क्या देख लिया उन्होंने। हाँ, करीमनगर में हमारे कॉर्पोरेटर्स जीते, विकाराबाद, तांडूर में, तो हर जगह तेलंगाना में हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो उसी वजह से तो इनको फ़ायदा हुआ ना। हम जब देखिए कांग्रेस हर जगह जीता, GHMC में जो 24 असेंबली सेगमेंट्स हैं वहाँ कांग्रेस को क्यों नहीं जीते फ़ायदा? मिसाल के तौर पर शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा, रेवंत रेड्डी साहब MP थे मलकाजगिरी के, नहीं जीत सके असेंबली सीट। तो हमारा ठीक है, उन्होंने नहीं मानते होंगे, वो आटे में नमक का काम करे होंगे, हम क्या बोल सकते हैं। उन्होंने बड़े आदमी है, बड़े आदमी हैं, उन्होंने क्या कर सकते हैं उन्होंने। आई थिंक हम ज़्यादा बात कर रहे हैं BRS के बारे में, लेकिन अभी जो आपने कहा इसके बारे में BRS का ये कहना है कि जो हमने डेवलपमेंट किया हैदराबाद वालों ने वो देखा, इसीलिए हमें सर पे बिठाया, रूरल तेलंगाना वो देख नहीं पाया। अरे आप 10 साल में आप पावर में मेजर इरिगेशन काम आप कराए, हाँ, फिर आपको कैसा आया बोलो आप? प्रॉब्लम ये हो गया था कि अगर वो 24, 21, 18 कैंडिडेट्स चेंज करते, मगर सुनने को तैयार नहीं थे। आप जब पावर में ज़्यादा रहते ना, तो आपको आज डेट क्या भी नहीं मालूम होता, आपको सैटरडे है या संडे नहीं मालूम होता, तो अब मालूम हो रहा उनको। तो वो समझे नहीं उस चीज़ों को, आप समझे ही नहीं। आप जुबली हिल्स का ले लो, एक आदमी बेचारा बीमार है, उन्होंने कैंपेन नहीं कर पा रहे थे, आप टिकट दिए उनको, क्यों दे भाई आप? अब मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ, उसके कई रीजंस है, मगर आज देखिए आप क्या हो रहा फिर आज। तो अभी क्या लग रहा है, जुबली हिल्स में ट्रायंगुलर फाइट होगा या 2 के बीच में फाइट हो रहा है? नहीं मालूम, ये तो जनता को तय करना है, हम तो, हमारा कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे। ऑब्जर्वेशन क्या? नहीं, ऑब्जर्वेशन तो अभी नहीं मालूम, मगर यह है कि BJP को जो पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट मिला और जो कांग्रेस को वोट मिला, अगर वो कंटिन्यू हुआ तो मुझे उम्मीद है कंटिन्यू होगा। मगर जो DRS का ड्रॉप होकर BJP को गया, वो भी रियलिटी है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट होगा तो नवीन को फ़ायदा है। अगर और BRS कोड गिर जाता है तो फिर जाहिर है BJP चैलेंज में आ जाएंगी। ये वहाँ पे इशू डेवलप, देखिए मोर बाई इलेक्शन है, डेवलपमेंट ज़रूरी है वहाँ का। नाम जुबली हिल्स सब लोग समझते रहे, बहुत ऐसा ही पॉर्श इलाका है, ये इतने स्लम्स है वहाँ पे, रहमत नगर, बोराबंडा में, एरागड्डा में, शेख मेट में भी। तो इसका एक ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं कि CM भी इसका एक नोट लेके एक ओवरऑल प्लान बनाएंगे जुबली हिल्स के डेवलपमेंट का। इस सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो अब कम्युनल बोल के जो अभी आप बोल रहे थे, तो इस बात को लेके काफ़ी चर्चा होती है देश में, स्पेशली जो BJP को कम्युनल बोल के जब टैग करते हैं, तो हाउ इज़ MIM डिफरेंट फ्रॉम BJP? सी BJP बीइंग इन पावर, जो उन्होंने पावर में है, उन्होंने इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। मेरे को हमारे हिंदू भाइयों से, हिंदुज़म से कोई प्रॉब्लम ना कभी है ना कभी रहेगा। प्रॉब्लम जो आती है वो आइडियोलॉजी की आती है। सावरकर की आइडियोलॉजी है, गोलवालकर की आइडियोलॉजी है, हेगडेवर की आइडियोलॉजी है, उनके जो रिटन बुक्स है आप उसको पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई मैं सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन या आइडियोलॉजी की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि हम माइनॉरिटी है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को बोलता है आर्टिकल 29-30 में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो लोग क्या बोले कि भाई पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होंगी, हिस्सेदारी, शेयर करेंगे। हम बोले हमारे को वो शेयर मिलना चाहिए। BJP का प्रॉब्लम ये, BJP मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बिलीव करती। वो आप देख लो, जहाँ कहीं भी उन्होंने पावर में है वहाँ पर किस तरह के लॉज बना रहे, किस तरह से बुलडोज़र इस्तेमाल कर रहे, ये फ़र्क है। हम तो ये नहीं बोल रहे, जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीचेस है 24 पार्लियामेंट इलेक्शन में, आपका मंगलसूत्र निकाल लिया जाएगा, यहाँ तक बोले कि आपका भैंस छीन ली जाएगी आपसे। प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड बोले ये बात। फिर
अमित शाह जब पार्टी प्रेसिडेंट थे, बंगाल में जाके बोले टर्माइट्स है। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है कि जितने बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स है उनको बांग्लादेशी बोल के आप एक फैमिली को नो मैंस लैंड में डाल दिए। कैलकाटा हाई कोर्ट उस पर ख़तरनाक उन्होंने बोले कि गलत करे बोल के। तो ये जो काम हो रहा ना, ये बीजेपी कर रही है। तो मेरा उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम तो अपोज कर रहे हैं उसको, हम तो उनके मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के हम तो विक्टिम्स भी रहे हैं। कोई बच्चा पकड़े गया तो आप बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। ये कैसा इंसाफ है बोलो आप? कि अगर किसी पे केस बुक हुआ तो उन्हें कन्विक्ट होना, उसको सज़ा देना। आप कलेक्टिव पनिशमेंट फैमिली कैसे देते हैं उसके? बोलिए आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे। तो ये रिकॉर्ड है बीजेपी का। आप जितना भी विरोध करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं कि जितना बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है उतना ही एमआईएम का ग्राफ बढ़ता है? देखिए, अगर मेरे 10 एमपी हो गए तो आपका आर्गूमेंट सही है। मैं एक एमपी थे, इम्तियाज़ जलील साहब थे। पूरे महाराष्ट्र में 40 ऑड सीट्स में 42 है शायद, 12 वॉट एमपी एक इम्तियाज़ जलील थे। 13% मुस्लिम है। पूरे मिल के इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद की सीट पे हराए। सब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, नहीं इम्तियाज़ नहीं जीतना, कोई जीत जाओ। थोड़े उसमें मुस्लिम्स को भी खरीद लिया वहाँ पे, गद्दारों को। पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपी से बोलिए आप? 14% अगर 2011 का सेंसस ले लिए हम लोग, 23-24 है भाई। कम से कम 50 के ऊपर रहना ना। जो अंग्रेजी में जो सेइंग है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अब सब बोलते हैं हम सेकुलर है, ठीक है भाई है तो फिर क्यों नहीं जिता रहे आप लोग? जिताओ ना भाई, आप क्यों नहीं जिता रहे आप? महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, तेलंगाना में एक हो, आंध्रा में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में 1984 से कोई नहीं हुआ अब तक। तो फिर ये इसका जिम्मेदार कौन है बोलिए आप? यही हम बोल रहे। अच्छा, इलेक्शन होता है, बीजेपी एक को भी मुस्लिम टिकट नहीं थी, बिहार में देख लिया आपकी नहीं देंगे। अब दूसरे पार्टीज जो बिहार में देंगे क्या पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन पे। आज एक न्यूज़ है हिंदू न्यूज़पेपर में, देखिए आप, पूरे बिहार की हिस्ट्री में एक ही मर्तबा वो गफूर साहब सीएम बने। 17.7% पॉपुलेशन है बिहार में मुस्लिम्स का। तो ये हमारे जेन्यून कंसर्न्स है, क्वेश्चंस है, और इन्हीं को हम दूर करना चाह रहे हैं ताकि हमारे भारत की डेमोक्रेसी मजबूत हो सके। इतनी सारी विषय में बात करते हैं आप। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी यू हैव बीन काफ़ी वोकल थे आप, एंड आपने एक डेलीगेशन में भी आप गए थे, सऊदी एंड ऑल। कैसा रहा इस बात को भी लेके? वाई डिड यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व असदुद्दीन ओवैसी इन द डेलीगेशन? ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे। नहीं, देखिए, ये तो ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा मामला था कि इसमें कोई पार्टी एफिलिएशन किसका भी नहीं था। जो पहलगाम में जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ वो हाईली कंडेमनेबल है। वो सोच भी नहीं सकते हम लोग कि इस तरह से ब्रूटैलिटी से ये ऐसा जुल्म करके उनका रिलीजन पूछ के उन मुसलमान नहीं है तो उनके सर पे गोली मारना। मेरे को आज भी सोचे तो तकलीफ़ होती है कि एक 7 डे ओल्ड ब्राइड है, फैमिलीज़ है, उनको सेपरेट करके आप मैंने क्या ट्रॉमा होगा उनके ऊपर। आप सोचिए कि ज़िंदगी भर का उनके ऊपर एक स्कार है उनके मेमोरीज़ के ऊपर। तो उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इसमें पार्टी एफिलिएशन क्या है? हम मेरे को आप जाते क्या? मतलब बिल्कुल जाऊंगा मैं। तो ना बीजेपी के लिए गए, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए गए, कंट्री के लिए गए, देश के लिए गए। हम पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ को बताने गए कि भारत विक्टिम है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। तो वो हमारी बात को रखने के लिए हम लोग गए। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है, एक बार कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए आप। असद जी, जब यही बात चल रही है तो लेट अस टॉक अबाउट ट्रंप ऑल्सो। बार बार ट्रंप ये बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन्स थे उसको दूर करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने टैरिफ्स का डर दिखा के दोनों को चुप करवाया। एंड इस बात को लेके जो इंडिया का रिएक्शन है सफिशिएंट लेवल में नहीं है, ये अपोजिशन का कहना है। आपको क्या लगता है, ये ट्रंप का बोलना, ट्रंप की आदत ऐसी है, या डिप्लोमेटिक मामले में इंडिया थोड़ा वीक हो गया? व्हाट डू यू? नहीं, अभी तो उन्होंने कल क्या बोल दिए, मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई इंडिया से बोलता तो एंटी नेशनल बोलते, अरे एंटी नेशनल है, मोदी का करियर तुम ख़त्म करेंगे। अब ट्रंप बोल रहा है, बीजेपी वाले सन्नाटा है, जिप
पूरा मुंह बंद। वो क्या लैंग्वेज है ये? और रूलिंग पार्टी, फॉरगेट अबाउट बीजेपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दे शुड रेस्पॉन्ड ना। अब ये क्या लैंग्वेज है ये? आइडियोलॉजी के लिए हम बीजेपी को अपोज करें, मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। अरे क्या लैंग्वेज है ये? फिर 50% टैरिफ डाल दिए। वो टैरिफ का नुकसान कितना हो रहा देखिए। हमारा 35,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट होता है यूएस को, हाफ हैज़ बीन हिट। सूरत का डायमंड इंडस्ट्री और तमिलनाडु का अपैरल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, पूरे नौकरियां जा रहे हैं वहाँ पे, इन्हों कुछ बोल रही नहीं। अब की बार ट्रम्प सरकार ये सब करे थे ना, ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी करे थे। अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम बुलाए, वहाँ जाके बोले, यूएस में बोले 50% टैरिफ आज भी हमारे ऊपर, और बार बार बोल रहे कि इंडिया जो है ऑयल नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदे। होता कौन भाई आदमी है? तो ये तो गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है भाई। कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट ना। प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहेंगे, आप है कल को, और कंट्री का तो एक प्रेस्टीज है। वो उर्दू में वर्ड बोलते इकबाल रहना उसका, और वो हर्ट हो रहा है। तो बीजेपी उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रही है। अब बिहार में इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बात करेंगे, ट्रंप पे कुछ नहीं बोलेंगे। ये असद जी, अपने देश की बात को लेके एसआईआर जो अभी बिहार में हुआ था, अभी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कंप्लीट कंट्री में हम एसआईआर लागू करेंगे। आपको क्या लगता है? बिकॉज ऑलमोस्ट 50 लाख वोट्स हैड बीन कट इन बिहार, उसको लेके एक नहीं 50 लाख नहीं, 68 लाख, 65 लाख। तो फिर 20 लाख ऐड किए थे। नहीं, वो ऐड करे बोल रहे, अब वो देखना अमर, फिर 3-3.5 लाख निकाल दिए। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि एक तो ये कि उसको सिटीजनशिप से जोड़ रहे आप। सिटीजनशिप एक्ट में तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करना, और वो भी तरीक़ा क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल को डिसाइड करे कि ये इंडियन नहीं है तो एमएचए को लेटर जाता, एमएचए 3 मेंबर्स कमेटी बनाती, उसके बाद उनका केस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाता। यहाँ पे तो आप तो सीधा उनको डिक्लेयर कर दे रहे। ईआरओ को इलेक्शन कमीशन बोला कि 3 मरतबा आपके घर पे गए, आप नहीं मिले, तो अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दो। सिटीजनशिप कैसे डिसाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन? वो डेंजरस है। अच्छा, इतना सब बोले ना कि प्राइम मिनिस्टर बोले कि घुसपैठी आ गए, डेमोग्राफी चेंज हो रही। सीमांचल टारगेट था, 2 ही निकले खाली वहाँ पे, और वो भी मुस्लिम नहीं है वो लोग। तो एसआईआर का जो पूरे कंट्री में कर रहे हैं, हम तो सबको बोलेंगे कि आप वो 8-9 डॉक्यूमेंट्स बना के रखिए, और उसमें रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी है, और जो भी वोटर लिस्ट का डेट देते उसका जिसके नाम है उनका सर्टिफिकेट निकालिए, ताकि उनके बच्चों को वो सब तकलीफ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये कर रहे एसआईआर। अब एसआईआर अच्छा रिवीजन होता है एवरी ईयर। अक्टूबर में वोटर लिस्ट आती, दिसंबर में नई वोटर लिस्ट आती, फिर उस पर इलेक्शन में लड़ते। तो अब ये नया शुरू हुआ है। देखिए, ये तो इट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये तकलीफ दे बात रहेंगी सबके लिए। कमिंग बैक टू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नॉन प्रैक्टिसिंग। नहीं, आपको ये कहलाना अच्छा क्यों लगता है? वो नहीं, नाम पड़ गया वो, ऐसा कोई बोले नहीं, नाम बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाम पड़ गया पॉलिटिक्स में, नाम ऐसा वो बोलते बस। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को नॉन प्रैक्टिसिंग, बट येट आपने किया नहीं, है। नहीं, अब वो डिग्री है मेरे पास। तो उसके हिसाब से आप बताइए, जो बीसी कोटा, बीसी आरक्षण का जो मामला चल रहा है, यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट को वो जो कर सकते थे उनके लेवल में उन्होंने किया, बट हाई कोर्ट में स्टे आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, शेड्यूल 9 में ही इसको इन्वॉल्व करना है, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है? हमारा मानना यह है कि इंदिरा साहनी जजमेंट ने भी ये बात कही थी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में 50% ब्रीच कर सकते। उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन हुआ था, वो फैग एंड ऑफ द कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट थी 2014 में। बॉम्बे हाईकोर्ट केस गया तो मराठा रिजर्वेशन को वो लोग एग्री नहीं करे, क्योंकि एम्पेरिकल डेटा नहीं था। मुस्लिम रिजर्वेशन को अपहेल्ड करके बोले एजुकेशन में इनको दे सकते, और वो 50% क्रॉस कर लिया था, बट बोली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है।
एम्प्लॉयमेंट में क्या बोले 50 आपके ने वो डेटा नहीं है बोल के। तो यहाँ पे एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस है। बीसी रिजर्वेशन जो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया, हम सपोर्ट करें उसको, और हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में अच्छे तरीके से लॉयर्स समझाएंगे इन चीज़ों को, और उसका डेटा है पूरा, उसके ऊपर लीगली फाइट करना पड़ेगा। हैदराबाद एमपी होने के उससे आप बताइए हैदराबाद में और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? नहीं, हैदराबाद में तो आज ही अभी चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ट्रैफिक का है, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होना, कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में नए सीवरेज लाइंस होना, बहुत से जगह पे आपको रोड वाइडनिंग का काम होना है। मेट्रो का तो काम चल रहा है, अब तो गवर्नमेंट सेकंड फेज भी गवर्नमेंट करना चाह रही है। असद जी, ये सेकंड फेज को लेके काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? व्हाई इज सेंटर नॉट कोऑपरेटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि ये 8 MP क्या कर रहे हैं बीजेपी के, जो हर रोज कुछ ना लेके आना ना, पैसा लेके आके देना। आप इतना बोलते हैं हम ये ला दो ना, पैसा दो ना। कितना कंट्रीब्यूशन कितना है तेलंगाना से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस में, उसमें हमारे को तो क्या मिल रहा, हमारे को तो नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब वहाँ पे आप बिहार में पैसे दे रहे, यहाँ पे दो ना, यहाँ भी तो लेडीज़ है, आप दीजिए, कुछ करेंगे। लाड़की बहना महाराष्ट्र में दिया, वो वहाँ रुक गया, वो स्कीम तो खैर भी थोड़ा स्लो हो गया थोड़ा। तो ये 8 MPs के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है बीजेपी के। एंड तेलंगाना की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, तेलंगाना की जनता ये है कि अब बस ये है कि तेलंगाना का जो हमेशा भाईचारगी रही, उसको हम मजबूत करें, पीस को मजबूत करते रहें, और कम्युनलिज्म फैशिज़म को बढ़ने ना दें। और ये सब की जिम्मेदारी, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पे गौर करके काम करे। और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी रेवंत रेड्डी के ऊपर है, और एज चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनको अपने अपने जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर सही तरह उन्होंने डिस्चार्ज करेंगे, और पब्लिक के एस्पिरेशंस को और उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करने की कोशिश तो करना पड़ेगा उनको, तो वो अच्छा रहेगा। तो एज अ सीनियर पॉलिटिकल पर्सन, अभी 2 साल होने को हो रहा है अभी कांग्रेस गवर्नमेंट को, कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई क्वेश्चन पेपर तो लेके नहीं बैठे हुए आप और तो मार्क्स देना है नहीं देना, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और मार्क्स आप पब्लिक देती है आपको, मैं और आप नहीं देते, पब्लिक देंगी मार्क्स इनको, वो मार्क्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरा आपका बोलना वो मार्कशीट में इफेक्ट भी नहीं पड़ता। तो जनता में जाके उसको काम करके, और रियल टेस्ट वुड बी द जनरल इलेक्शन, 28 असेंबली इलेक्शन विद रियल टेस्ट, कि जब पब्लिक बताएंगे कितने नंबर आपको आएंगे, माने कितने सीट्स आएंगे नंबर के साथ, तो पावर में आएंगे नहीं आएंगे, तो पब्लिक का प्रेरोगेटिव है। तो वो फोकस में रख के हम उम्मीद करते हैं कि वो काम करेंगे। असद जी, आपका परमिशन हो तो एक छोटा सा राउंड करते हैं हम। दिस इज़ अ रैपिड फायर काइंड। जी जी। आप या तो 1 वर्ड आंसर दीजिए, या तो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, हु इज़ बेस्ट फॉर इंडिया? देखिए, मेरा बोलना ये है कि इतना बड़ा कंट्री है 130 करोड़ का, आप 2 लोगों क्यों ला लिए उसमें? मेरा ओपिनियन है कि बहुत से क्वालिफाइड लोग हैं, तो इट इज़ मेरे ख्याल से सिर्फ 2 लोगों को बोलना, ये कंट्री को हम ये बता रहे कि हमारे पास और काबिल लोग नहीं हैं। बहुत से काबिल लोग हैं, वेरियस पार्टीज़ में हैं। तो और फिर लाइटर वे मेरा नाम भी डाल देना उसमें। नीतीश और तेजस्वी फॉर बिहार? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार 20 इयर्स का एंटी इनकम्बेंसी लेके चल रहे हैं। तेजस्वी जिस तरीके से उनको लेके जाना उन्हें नहीं लेके जा रहे हैं, और उन्होंने बात करते MY की, मुस्लिम यादव, मगर जब पावर में आते तो उन्होंने खाली एक को याद रखते, मुसलमानों को भूल जाते। और उनके पार्टी में आप देख लीजिए क्या हाल है वहाँ पे, और सीमांचल में डेवलपमेंट कुछ नहीं करवाए जब पावर में थे। क्रिकेट और लॉ, आप पॉलिटिशियन नहीं होते
तो क्रिकेटर होते या लॉ कंटिन्यू करते, प्रैक्टिस करते? नहीं, मेरे ख्याल से क्रिकेट का टाइम था खेलने का, खेल लिए, पढ़ाई का टाइम था, पढ़ लिए, अब आपके सामने बैठे तो नहीं। देखिए, वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जो भी किया मैं खुश हूँ उसमें। नहीं, इफ़ नॉट पॉलिटिशियन, ये करियर नहीं करते तो उन दोनों में से कौन सा चूज़ करते हैं आप? लाइफ के डिसीशंस जो है ना, आप और हम तय नहीं कर सकते। आप स्ट्राइव कर सकते हैं, बट ये लाइफ की जर्नी है, कभी इधर ले जाती, कभी आपको उधर ले जाती। तो मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। योर फेवरेट पास टाइम, अगर आपके पास टाइम हो तो विल इट बी बुक रीडिंग और बिंज वॉचिंग? एंड ऑफ कोर्स रीडिंग, न्यूज़पेपर्स पढ़ना। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये फ़ोन आने की वजह से बहुत से चीज़ें जो है पढ़ना ज़रा मुश्किल होता, बट पढ़ना एनी टाइम रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। अब मेमोरी के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और सोचने के लिए, तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रीडिंग। असदुद्दीन ओवैसी का फेवरेट बुक कौन सा है? नहीं, कोई फेवरेट बुक नहीं, कई बुक्स आते पढ़ते रहना, कोशिश करते हैं तो पढ़ने की। मैं कोई फेवरेट बोल के नहीं, बाज़ बुक्स आप उनके ही पढ़ते, जैसे RSS के ऊपर बुक्स है, आइडियोलॉजी के लिए अपोज करते हैं, मगर उनको पढ़ना पड़ता कि वह क्या स्टैंड करते, कई चीज़ें हैं। तो पढ़ना तो ज़रूरी है। आप कोई एक फिक्स बुक नहीं रहता, आपको नॉलेज गेन करना है, पढ़ना है, क्या पढ़े तो मालूम होता है। फेवरेट जॉनरा कौन सा है आप? फेवरेट कौन सा जॉनरा का ज़्यादा पढ़ते हैं? हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे पार्टीज़ के आइडियोलॉजी या उनके लीडर्स के बारे में किताब आती, तो ऐसा है। तो मैं AG नूरानी साहब का बहुत बड़ा मैं चाहने वाला था, तो उनके तकरीबन लिखी हुई किताबें मेरे पास है। मैं बहुत सी किताबें पढ़ा हूँ, बाज़ पढ़ना भी है, बहुत से अच्छे ऑथर्स भी है। तो ये है। लिखते भी हैं आप? नहीं, लिखना नहीं होता मैडम, लिखने का मुश्किल है, इतना टाइम नहीं है लिखने के लिए। तो अभी के यंगर जनरेशन को क्या बोलेंगे? मतलब सोसाइटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, एक अच्छा व्यू पॉइंट आने के लिए लाइफ में किस टाइप के बुक्स पढ़ना है, क्या सजेस्ट? बुक्स से ज़्यादा आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए। जब अच्छे इंसान बनेंगे तो आप सब चीज़ कर पाएंगे। अगर किसी के पास नेगेटिव थॉट्स है, मुश्किल हुआ था। इंसान को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ एक जर्नी है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ऑब्स्टिकल्स, कभी चैलेंजेस आते, बट हम सबको कोशिश करना है अच्छे इंसान बनना। और हम तो उम्मीद करेंगे बच्चे पढ़ेंगे, बुक्स रीड करेंगे। फ़ोन, कंप्यूटर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, तो हर एक का अलग, हर एक का चैलेंजेस अलग डिफरेंट रहते हैं। आप एक वन वर्ड में एडवाइस तो नहीं दे सकते, बट एक सजेशन ये कर सकते कि आप ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन योर होम, इन योर लाइफ, तो वो अच्छा रहेगा। If not Hyderabad, which constituency would Asaduddin Owaisi choose? Only Hyderabad. Only Hyderabad. Only Hyderabad. There is nothing, as far as my life, my political journey बोलिए या constituency बोलिए, हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद को छोड़ कहाँ जाऊँगा मैं? यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर रहना है, यहीं से जाएंगे वापस दुनिया से। Thank you so much, Asad ji. It was nice talking to you. Thank you. Thank you so much.